नमस्ते। अच्छा, कभी ये सोचा है कि जिंदगी चलती कैसे रहती है? मतलब एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी, ये सिलसिला कैसे कायम है? इसका जवाब ना बायोलॉजी की एक बहुत ही दिलचस्प प्रोसेस में छिपा है, जिसे कहते हैं जनन। तो आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक मिनट रुकिए। सांस लेना, खाना पीना, ये सारी चीजें तो किसी को भी जिंदा रहने के लिए जरूरी हैं, है ना? पर जनन, एक अकेले जीव को तो इसकी कोई जरूरत नहीं होती। तो फिर प्रकृति इस पर इतनी सारी एनर्जी क्यों लगाती है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो आज की हमारी बातचीत में हम मिलकर इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि आखिर जनन जरूरी ही क्यों है। फिर बात करेंगे जिंदगी के ब्लूप्रिंट यानी डीएनए की, और ये काम कैसे करता है। उसके बाद अलैंगिक और लैंगिक जनन के तरीकों को समझेंगे। और हाँ, आखिर में हम इंसानों में ये प्रक्रिया कैसे होती है उस पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे बड़े सवाल से। देखिए, जनन ना किसी एक इंडिविजुअल के बारे में है ही नहीं। ये पूरी टीम यानी पूरी प्रजाति का खेल है। इसका असल मकसद किसी एक जीव को जिंदा रखना नहीं, बल्कि पूरी की पूरी प्रजाति को बचाए रखना है। एक आसान सा उदाहरण लेते हैं। जब हम आसमान में तोतों का झुंड देखते हैं तो हम उन्हें एक प्रजाति की तरह पहचानते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि वो सब लगभग एक जैसे दिखते हैं। बस यही काम है जनन का। ये वो ताकत है जो उनकी गिनती बनाए रखती है और ये पक्का करती है कि तोतों की प्रजाति आगे भी दुनिया में नजर आती रहे। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि जनन क्यों जरूरी है। पर अगला सवाल ये है कि आखिर कोई जीव अपने जैसे नए जीव बनाता कैसे है? इसका सारा राज ना जिंदगी के ब्लूप्रिंट की कॉपी बनाने में छिपा है। और ये ब्लूप्रिंट क्या है? ये है डीएनए। इसको ऐसे समझिए कि ये एक रेसिपी बुक है, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स रेसिपी बुक, जिसमें लिखा है कि कोई भी शरीर कैसे बनेगा, उसकी डिज़ाइन क्या होगी। तो जनन का सबसे पहला और सबसे ज़रूरी स्टेप क्या हुआ? इसी रेसिपी बुक की एक ज़ेरॉक्स कॉपी तैयार करना। ये पूरा काम मोटे तौर पर 3 स्टेप्स में होता है। स्टेप 1, सेल अपने डीएनए की एक कॉपी बनाती है। स्टेप 2, वो कुछ और जरूरी सेलुलर सामान तैयार करती है। और फिर स्टेप 3, सेल बीच से 2 हिस्सों में बट जाती है और बस हो गया काम। अच्छा, एक सवाल, क्या ये कॉपियां एकदम परफेक्ट होती हैं? एकदम हूबहू? असल में नहीं। और यहीं पर कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है। देखिए, कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन 100% परफेक्ट नहीं होता है। तो ये तो होना ही था कि डीएनए की कॉपी बनाने की प्रोसेस में भी हर बार थोड़ी बहुत गलतियां या कह लें विभिन्नताएं आ ही जाएंगी। और कमाल की बात यह है कि ये छोटी छोटी गलतियां, ये वेरिएशन जिंदगी के लिए एक वरदान है। जरा सोचिए, अगर अचानक से माहौल बहुत ज्यादा गर्म हो जाए तो शायद ज्यादातर जीव खत्म हो जाएंगे। लेकिन हो सकता है कुछ जीवों में इसी वेरिएशन की वजह से गर्मी सहने की थोड़ी बेहतर क्षमता हो और वो बच जाएंगे। बस यही तो एवोल्यूशन का आधार है। तो इन विभिन्नताओं के बारे में तो हमने जान लिया। चलिए अब जरा जनन के कुछ अलग अलग तरीकों पर नजर डालते हैं। पहले बात करते हैं उन तरीकों की जहां सिर्फ एक ही पेरेंट से नई पीढ़ी बन जाती है। इसे कहते हैं अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका सबसे सिंपल तरीका है विखंडन। जैसा कि यहां दिख रहा है, अमीबा जैसा कोई सिंगल सेल वाला जीव बस बीच से टूटकर 2 बन जाता है। बस इतना ही, 1 से 2 हो गए। एक और तरीका है मुकुलन। ये हाइड्रा जैसे जीवों में दिखता है। इसमें क्या होता है कि पेरेंट की बॉडी पर एक छोटा सा उभार, एक बड निकलता है और यही बड धीरे धीरे एक पूरे नए जीव में बदल जाता है। और अब देखते हैं एक ऐसा तरीका जो किसी जादू से कम नहीं, पुनर्जनन। प्लेनेरिया जैसे कुछ जीव तो कमाल ही कर देते हैं। अगर इन्हें कई टुकड़ों में काट भी दिया जाए तो हर एक टुकड़ा फिर से एक पूरा नया जीव बन जाता है। सच में है ना कमाल की बात? तो कुल मिलाकर अलैंगिक जनन में क्या देखा हमने? ये तेज है, आसान है, पर इसमें वेरिएशन या नयापन बहुत कम है। और यहीं पर एंट्री होती है लैंगिक जनन की। ये प्रोसेस थोड़ी धीमी है, थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इसके पास वेरिएशन का खजाना है। तो चलिए अब इस बेहतर मिक्स यानी लैंगिक जनन को थोड़ा और समझते हैं। इसे आप वेरिएशन बनाने का एक सुपरफास्ट तरीका भी कह सकते हैं। इसका फंडा बहुत सिंपल है। 2 अलग अलग जीवों से आए डीएनए को मिला दिया जाता है। नतीजा एक बिल्कुल नया कॉम्बिनेशन। और जितने ज्यादा नए कॉम्बिनेशन होंगे, प्रजाति के लिए बदलते माहौल या किसी भी मुश्किल से निपटने के चांस उतने ही बढ़ जाएंगे। पौधों में इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमें फूलों में देखने को मिलता है। जैसे इस डायग्राम में है पुंकेसर, जो कि मेल पार्ट है, और स्त्री केसर,
जो फीमेल पार्ट है, इनके अंदर ही वो खास जर्म सेल्स होते हैं। परागण यानी पॉलिनेशन के बाद एक पॉलन ट्यूब बनती है जो मेल जर्म सेल को सीधे फीमेल जर्म सेल तक पहुंचाने का काम करती है। और जब ये दोनों मिल जाते हैं, बस उसी पल को हम निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। यहीं से एक नए जीवन की कहानी शुरू होती है। अच्छा, पौधों और दूसरे जीवों की बात तो हो गई। चलिए अब इस पूरे बातचीत का फोकस उस प्रजाति पर लाते हैं जिसमें हमारी सबसे ज्यादा दिलचस्पी है, यानी हम, इंसान। इंसानों में रिप्रोड्यूस करने की क्षमता प्यूबर्टी के दौरान आती है। ये किशोरावस्था का वो दौर होता है जब शरीर में बहुत सारे बदलाव आते हैं और रिप्रोडक्टिव टिश्यूज मैच्योर होने लगते हैं। यहाँ हम मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख सकते हैं। मेल सिस्टम का काम है स्पर्म बनाना और उसे डिलीवर करना, वहीं फीमेल सिस्टम एग्स बनाने और फिर एक डेवलप होते हुए एम्ब्रियो को पोषण देने के लिए बना है। अगर इस पूरी प्रोसेस को आसान भाषा में समझें तो स्पर्म्स एग तक का सफर तय करते हैं। अगर कोई एक स्पर्म एग को फर्टिलाइज कर देता है तो बनता है जाइगोट। ये जाइगोट फिर यूट्रस की लाइनिंग में इम्प्लांट हो जाता है और फिर एक प्लेसेंटा बनता है, जो एक तरह का लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, और इसी के जरिए एम्ब्रियो को मां के खून से सारा पोषण मिलता है। और चलिए इस पूरी चर्चा को एक बहुत बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं। ये तो हम जानते हैं कि जनन से आबादी बढ़ती है, पर दुनिया में जो गरीबी या खराब रहन सहन हम देखते हैं, उसका असली कारण क्या है? क्या वो सच में बढ़ती हुई आबादी है, या फिर समाज के अंदर संसाधनों का जो बंटवारा है वही ठीक नहीं है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है।